हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं रोशन कुकरेजा ई सरल में एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक। और हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन सीरीज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्विकली हम अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। फटाफट से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं उन सबको फटाक से उंगलियों पे नचाएंगे। राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, कुछ की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिससे आप क्विकली अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो पार्ट 1 में देखो हम क्या देखेंगे। डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, इन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और एक नया वर्ड सीखेंगे, मोल। मोल क्या होता है, मोल का इंट्रोडक्शन और मोल की डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पे सीखेंगे। राइट। मोल से ही हम निकालना सीखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे माइंड मैप्स दिए हुए हैं जहां पे आपको पूरा का पूरा जो थियोरी और कंटेंट है वो कंपाइल करके आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जाके मिल जाएगा। यहां से आप क्विकली अपना चैप्टर, अपने फॉर्मूलेस याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक। तो ये पूरे चैप्टर के यहाँ पे आपको माइंड मैप मिल जाएंगे। ठीक है। और भूले नहीं लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, सारे के सारे फटाफट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे जो भी यहां पे अपडेट होती है। राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, मचा दो। तो हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक और उसका रिवीजन। ये चैप्टर फंडामेंटल चैप्टर है। पूरी केमिस्ट्री में हमारे इसके कॉन्सेप्ट्स यूज आते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम वैसे एनसीईआरटी में तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, बट ये इनफेमस मोल कॉन्सेप्ट नाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये वर्ड क्या है, ये कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट हम फटाफट कवर करके इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे और देखेंगे कि ये मोल किसके बारे में बात करता है। ठीक है। तो हमारे पास जब कभी भी आप मोल की बात करेंगे, ठीक है, या मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल जो पॉपअप होता है वो ये होता है कि क्यों कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, क्यों कोई कंबाइन करता है, क्यों कोई एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन नहीं भी करेगा, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। ठीक है। उसको गवर्न करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये कुछ बेसिक लॉज हैं जो बताते हैं आपको कि क्यों कोई एटम दूसरे एटम से एफिनिटी रखता है, क्यों कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम के रेशियो में बॉन्ड बनाता है, या फिर बाकी सारी चीजें जो हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी फॉर्मूला यूनिट के अंदर देखते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और बाद में जिसको हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल लॉ है। ये सिंपली आपसे क्या बोलता है कि जब कभी भी किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर आपके रिएक्टेंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं तो जितना भी उनका मास होगा, जो भी उनके मास की वैल्यू होगी, उतना का उतना मास आपको प्रोडक्ट में मिलेगा अपॉन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन रिएक्टेंट पूरा अपना अमाउंट कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में जो टोटल मास रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, जो आपने टोटल मास रिएक्टेंट में लिया था। ठीक है। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी कि जितना मास आपने केमिकल रिएक्टेंट में लिया था, रिएक्शन हो जाने के बाद उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। ना तो एडिशनल एटम क्रिएट हुआ ना ही एडिशनल एटम डिस्ट्रॉय हुआ। तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये इस लॉ का नाम है। ठीक है। बाद में चल के जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री डेवलप हुई तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी भी कहलाया। राइट। तो ये क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कब होगा, जब आपका पूरा का पूरा केमिकल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका होगा प्रोडक्ट में। लेकिन मान ले अगर हम कि आपने कोई एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा ले लिया, ठीक है, ए और बी लिया आपने, बी बहुत ज्यादा है, तो बी का कुछ पार्ट ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमेशा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एक डेफिनेट एफिनिटी से रिएक्ट करता है। तो अगर उस दौरान कोई अनरिएक्टेड सब्सटेंस है तो उस अनरिएक्टेड सब्सटेंस का जो मास है और जो बन चुका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका सम टोटल जो है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गई। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ BaCl2 वुड रिएक्ट विद 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट
to produce 46.6 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि BaCl2 का कितना वेट रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के साथ। तो अगर हम देखें ये रिएक्शन है BaCl2 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके BaSO4 और NaCl बनाता है, ठीक है। सबसे पहला ध्यान जो आपको रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब हम इस लॉ की बात करते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो हम ये मानते हैं कि रिएक्टेंट में जितना मैटर है प्रोडक्ट में उतना मैटर इन टर्म्स ऑफ वेट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहां पर बेरियम है तो बेरियम का एक एटम का कुछ वेट होगा, ठीक है। और एटम क्योंकि क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे भी बेरियम का उतना ही एटम कोरेस्पॉन्डिंग टू सेम वेट होना चाहिए। यानी कि अगर यहां बेरियम का एक एटम है तो यहां पे भी बेरियम का एक एटम होगा। यहां क्लोरीन के 2 एटम है तो यहां पे क्लोरीन के 2 एटम होंगे। इसी एवज में हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी कैलकुलेशन होगी रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे पहला काम, ठीक है। ये बैलेंस फॉर्म में है। हमसे क्या बोला है कि आपको कितना वेट लेना है, ठीक है। बट यहां पर अगर हम देखें तो हमें इक्वेशन के बैलेंस होने से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्टली मास का कंजर्वेशन रखना है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या क्या है, BaCl2 Na2SO4। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या क्या है, 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, और कितना BaCl2 हमने लिया है वो हमको लेना है। तो हम यहां पे क्या मान लें कि ये x ग्राम है, ये गिवन है 24.4, ये बन रहा है 46.6 और ये है 23.4। तो क्या मैं बोल सकता हूं इनका कलेक्टिव मास इनके कलेक्टिव मास के बराबर होगा, राइट। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, दिस मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 45.6 ग्राम्स, यानी कि आपको कितना BaCl2 रिक्वायर्ड होगा, 45.6 ग्राम, ठीक है। समझ में आ गई बात। कहीं से एडिशनल मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये इंपॉर्टेंट है और इसी लॉ से जो हम छोटी क्लासेस में वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझते थे वो यहीं से आया है कि किसी की वैलेंसी अगर इतनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ये आपको सिंपली एक चीज बोलता है कि जब एक एटम दूसरा एटम के साथ या एक स्पीसी दूसरा एटम स्पीसी के साथ कंबाइन करेगी तो वो फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइन करेगी हमेशा, ठीक है। अ मॉलिक्यूल विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, ठीक है। अगर आपके पास 2 एटम्स हैं, सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एटम है, तो अगर उनको कोई एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि NH3 का मुझे फॉर्मेशन करना है, तो NH3 में हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का एक एटम लगा है और हाइड्रोजन के 3 एटम लगे हैं। यानी कि अ केमिकल कंपाउंड whose name is ammonia, whose molecular formula is NH3 will always have 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen, ठीक है। तो NH3 में एक एटम नाइट्रोजन 3 एटम हाइड्रोजन है, यानी कि जब ये कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो कंबाइन कैसे करेंगे कि एक एटम नाइट्रोजन का 3 एटम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। बट जब रिएक्शन की बात आती है तो इनकी नेचुरल स्टेट क्या है, N2, और इसकी नेचुरल स्टेट क्या है, H2। हमें एटम्स का रेशियो वही रखना है जो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है, दैट इज 1:3। यानी कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो वो 1:3 के एटॉमिक रेशियो में कंबाइन करेंगे। अब यहां पे कोइंसिडेंस वाली बात है ना, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसके एटम्स कितने आ रहे हैं 2 और इसके एटम्स कितने हैं 2 × 3 6, तो 2 × 3 6 हुआ, तो ये हो गया 1:3। तो 1:3 रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स हमेशा कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसका एक और स्टेटमेंट है जो हम ये कहते हैं कि अ मॉलिक्यूल विल ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स रेशियो वॉट एवर द सोर्स में बी। आपने उसको कहीं से भी ऑब्टेन किया हो, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसलिए इसका नाम क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ में आ गई बात, समझ में आया। नेक्स्ट अपन देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जरूरी थोड़ी एक ही कंपाउंड बनाए। जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल में लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाए, ये तो एक कंपाउंड हुआ, अमोनिया की बात हुई। लेकिन अगर मैं इसी तरह दूसरा कोई कंपाउंड बनाना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके वाटर बनाना चाहूं और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना चाहूं, कार्बन और ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहूं, तो क्या होता है। तो ये लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके एक कंपाउंड या दूसरा कंपाउंड बनाएंगे, तो इसमें एक एटम का जो फिक्स्ड मास होगा
यहाँ पे एक एटम का जो फिक्स मास होगा, जैसे कार्बन कितना है यहाँ पे 12, और यहाँ पे भी कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 16, एक एटम है तो 16, दो एटम तो 32. तो व्हेन अ फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द वेरिएबल मास ऑफ अदर एलिमेंट, इन द वेरिएबल मासेस द रेशियो विल बी सिंपल होल नंबर रेशियो. कहने का मतलब जब आप एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाओ किसी भी दो एलिमेंट्स को लेके, ठीक है, तो आपके फिक्स मास वाला जो कंपाउंड है जो कंबाइन करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाने में, तो उन अलग अलग कंपाउंड में जिनका वेरिएबल मास है ना, वो वेरिएबल मासेस का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो हमेशा रहेगा. तो यहां से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम लें तो कितना आ रहा है 16:32, दैट इज 1:2. समझ में आ गई बात. तो यही है when two elements combine with each other to form more than one compound, in this case CO and CO2, ठीक, the weights of one element that combine with the fixed weight of other are in simple ratio. ठीक है, ऑक्सीजन का वेट कार्बन के फिक्स मास के साथ जब कंबाइन कर रहा है अलग अलग कंपाउंड बनाकर, तो ऑक्सीजन के मास रेशियो क्या रहेंगे, सिंपल होल नंबर. ठीक है, विच इज 1:2 इन CO एंड CO2 रेस्पेक्टिवली. समझ में आ गई बात. ठीक, इसी तरह हम नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स देखते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या क्या है, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. तो इनमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास रेशियो हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहां पे 28:16 से, तो 14, अगर 28:16 से तो 14 8 से, इसमें 14 16 से, इसी तरह 16 3 48, तो ये हो गया 24, 14 32, और ये 28 90 80, तो ये 14 किससे कंबाइन कर गया, 80 से. देखो यहां पे ऑक्सीजन जो वेरिएबल मासेस में है, जो नाइट्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में है 8:16:32:24:32:80. तो ये रेशियो क्या हुआ, 1:2:3:4:5. ये सिंपल होल नंबर के रेशियो में हमेशा कॉम्बिनेशन में मिलेगा. ठीक है, तो ये हुआ हमारा लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. अब ये जो तीन लॉज हैं, ये तीन लॉज हमको बताना क्या चाह रहे हैं कि ठीक है आपने सर लॉ बोला और लॉ के अकॉर्डिंग ये इस तरह कॉम्बाइन कर रहे हैं. ठीक है, यहां पे हमें एटम के इंडिविजुअल होने की हिंट मिलती है, यानी कि जो भी एक एटम है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है. ठीक है, और यहीं से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी जस्टिफाइड होता है कि एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, एटम को आप कहीं से फॉर्म नहीं कर सकते किसी चीज को लेके, क्योंकि एटम इज द फंडामेंटल यूनिट. और एटम के अंदर क्या क्या है वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखोगे. यहां पे हमको क्या समझ में आया कि एटम्स आपस में कुछ डेफिनेट रूल्स फॉलो करते हैं जब भी एक दूसरे से रिएक्ट करना चाहते हैं, और वो हमेशा कहीं ना कहीं एक इंटीग्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करके कंबाइन करते हैं. ठीक, उसी के चलते हुए हमने एक और यहां पर लॉ देखा है. ये लॉ एटम्स को ना लेके ये वॉल्यूम की बात करता है, ये गैसियस सब्सटेंस की बात करता है. तो गेल-ल्यूसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोलता है कि जिस किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हैं, उनमें जो रेशियो है रिएक्टेंट्स का, कौन सा रेशियो, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको दिए हुए, जैसे N2 3H2 gives 2NH3, इसमें क्या था, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है. तो यहां पे नंबर्स को हम डायरेक्टली रिलेट कर देते हैं वॉल्यूम से. द रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्ट्स आर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. कहने का मतलब है कि जो भी कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, ठीक है, वो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर भी होती हैं. बेसिकली आपका जो हाइड्रोजन और क्लोरीन और HCl यहां पर फॉर्म हो रहा है, तो देखो हाइड्रोजन क्लोरीन का एक एक पार्टिकल, यानी कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल HCl बना रहा है. तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, 1 1 2. ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है. तो ये जो होल नंबर रेशियो है ये गैसियस वॉल्यूम के लिए भी एप्लीकेबल है. यानी कि मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि 1 ml H2 1 ml Cl2 के साथ 2 ml आपका HCl बनाएगा. तो ये सिंपली हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हो गया. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एवोगाड्रो हाइपोथेसिस. एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस. यहां पे पॉइंट आउट करने वाली बात क्या है, ऑल गैसेस. जितनी भी गैसेस हैं, जो भी गैसेस हैं दुनिया में, ठीक है,
उन गैसेस का अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो अंडर सिमिलर नंबर ऑफ वॉल्यूम यू विल हैव सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही बात? इसको समझना थोड़ा सा जटिल है, इसीलिए इसको हम जो हमारी यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT, इससे समझते हैं। देखो आपने कहा है कि अगर आपके टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हैं तो हमने P और T को तो क्या रख दिया? कांस्टेंट। R वैसे ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो यहां पे V जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? N के। कहने का मतलब यह है कि आपके अगर वॉल्यूम सेम है, कब? जब आपका T और P सेम है, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये वर्ड मोल है, मोल हम आगे देखेंगे क्या होता है। मोल और मॉलिक्यूल्स का भी हमें ध्यान रखना है कि सिमिलर रेशियो होता है। तो यहां पे जो वॉल्यूम का आपने कैलकुलेशन किया, तो वॉल्यूम का कैलकुलेशन जिस भी नंबर्स में होगा, जैसे मैं बोलूं गैस नंबर A, गैस नंबर B और गैस नंबर C, इसका वॉल्यूम अगर V है, इसका वॉल्यूम 2V है, तो इसका वॉल्यूम 3V है, तो इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी क्या होगा? N, 2N, 3N। ये अवोगाद्रो लॉ कहता है। अवोगाद्रो क्या कहता है कि अगर आपने किसी गैसियस सब्सटेंसेस, मोर देन वन गैसियस सब्सटेंसेस लिए हैं और उसको सिमिलर कंडीशन, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा टेम्परेचर और प्रेशर सराउंडिंग का क्या है? कांस्टेंट है, तो यहां पे अगर मैं कंटेनर्स रख दूं 3 गैसेस के, ठीक है, और तीनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो तीनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उसके अंदर हैं, अगर एटम तो एटॉमिक गैस, तो मॉलिक्यूलर गैस, ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिस भी काइंड के होंगे सेम वॉल्यूम में सेम रहेंगे। तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ T एंड P इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यानी सबका वॉल्यूम अगर मैं सेम ले लूं तो सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? सेम। यहां पे मॉलिक्यूल को हाईलाइट क्यों किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है क्योंकि पहले एक बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट होता था, उसने मॉलिक्यूल की जगह एटम बोला, ठीक, बट बाद में देखा गया कि एटम्स तो कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके मॉलिक्यूल भी बनाती है गैसेस, ठीक है, तो वहां पे आप उस काइंड की बात करोगे, ना कि एटम की, कि अगर वो एटॉमिक गैस है और अगर कोई दूसरी मॉलिक्यूलर गैस है तो उनके एटम्स इक्वल नहीं होंगे सेम टीपी पे, सेम वॉल्यूम पर, उनके मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। या फिर इसको भी हम कलेक्टिवली मोल बोल देंगे, क्योंकि अगर कोई एटॉमिक गैस है तो उसमें मॉलिक्यूल बोलना भी गलत है, राइट? तो देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? एक पार्टिकल हाइड्रोजन गैस का, दूसरा पार्टिकल जो है क्लोरीन, उसका भी एक एंटिटी मिलकर आपके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे, 2 पार्टिकल, ठीक है। वन वॉल्यूम मिलके 2 वॉल्यूम, यहां पे स्टेटमेंट लिखा है इसीलिए स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेंशन नहीं है। तो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो जो रेशियो इनके वॉल्यूम का है, हमने क्या पढ़ा था गेलुसिक्स लॉ में कि ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो ये गैसियस वॉल्यूम के रेशियो में भी कंबाइन करते हैं। तो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम बोल सकते हैं हम यहां से। तो 1 वॉल्यूम में सपोज n मॉलिक्यूल्स हैं, तो इधर भी 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और इधर 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यानी कि यहां पे जो रेशियो वॉल्यूम का है 1 1 2, वही रेशियो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है n n 2n। ये बात समझ में आ गई आपको? यही चीज यहां पे बोल रहा है। तो n मॉलिक्यूल्स 2n मॉलिक्यूल्स है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 1 1 2, ठीक है। अब H2 जो है हमारे पास, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि अगर मैं इसका आधा मॉलिक्यूल ले लूं तो एक एटम एग्जिस्ट जरूर कर सकता है। इसी तरह क्लोरीन ले लूं मैं, तो क्लोरीन भी क्या है? डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हाफ मॉलिक्यूल इसका एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि वहां पर एक एटम क्लोरीन का मिल जाएगा आपको, राइट। और अब देखो यहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या है यहां पर? एक मॉलिक्यूल, तो इसके एक मॉलिक्यूल में आपके पास एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का मिलेगा, यानी मैं बोल सकता हूं 1 एटम H एंड 1 एटम Cl। तो देखो यहां पर वही चीज आ गई कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इधर 2 एटम्स है तो इधर भी 2 एटम्स है, उधर एक हाइड्रोजन का एटम है तो इधर भी एक हाइड्रोजन का एटम, एक क्लोरीन का एटम तो एक क्लोरीन का एटम। तो ये सारे के सारे लॉज क्या गवर्न करते हैं कि एटम्स की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है और एटम की एग्जिस्टेंस एज एन इंडिविजुअल रहती है। और एटम का मीनिंग ही ये है कि एटम कभी भी ऐसी स्पीसी को कहेंगे जिसको आगे आप डिवाइड ना कर सको, राइट। तो ये हमारे कुछ लॉस थे, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैसियस नाइट्रोजन, नियॉन एंड ओजोन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये अवोगाद्रो वाली कंडीशन आ गई कि आपने कहा कि आपका T और P क्या है? सेम है, राइट।
टी और पी सेम है तो हमको रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट का। अब यहां पे हमने लॉ में तो मॉलिक्यूल पढ़ा है, लेकिन यहां पे अपन से टेम्परेचर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है वो। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस सेम डेफिनेशन हमने लिख दी यहां पे। तो 1 लीटर अगर तीनों का लिया है तो तीनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, जो मोल हैं, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो N2 नियॉन और ओजोन के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मॉलिक्यूल्स ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, एटम, बट वो जनरलाइज स्टेटमेंट है इसलिए मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक, नंबर ऑफ एटम्स N2 में, Ne और O3 में अलग अलग है, लेकिन तीनों के काइंड ऑफ पार्टिकल्स सेम होने चाहिए। तो हमारे पास एक N2 उस रेशियो में, जैसे अगर हमारे पास बोल दो कि अगर रेशियो ले लो आप, तो एक N2 एक नियॉन और एक ओजोन होगा। ठीक है, तो एटम्स N2 में कितने हैं, 2, नियॉन में कितना है, 1, और ओजोन में कितना है, 3। तो अगर मैं इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लूं तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मुझे क्या मिलेगा, देखो मॉलिक्यूल्स का 1 है, नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ये बात आई समझ में। यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है कि सर आप सबको मॉलिक्यूल बोल रहे हो, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिससे हम अलग अलग कर सकें, किसको, एटम को और मॉलिक्यूल को। तो हम एक टर्म लेकर आए जिसको हम कहेंगे एटॉमिसिटी। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी सिंपली कुछ भी नहीं है, वन वर्ड डेफिनेशन है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी। किसी एलिमेंट्री गैस के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल H2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। HCl, इसके अंदर कितनी है एटॉमिसिटी, 2। NH3, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 4। ओजोन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उसको अपन क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब यहां पर हमको क्या देखना है, यहां पे हेडिंग है एटॉमिक मास यूनिट। अब हम एटम्स के लॉज तो गवर्न कर चुके, अब हमारे पास जो सवाल है वो सवाल ये है कि आप किसी एटम का वे जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि वो कितना हैवी है, तो आप उसके लिए उस एटम को एक अलग यूनिट में डिफाइन करोगे। क्योंकि मैं अगर बोलूं कि मेरी दुनिया मैक्रोस्कोपिक है तो एटम्स की दुनिया मैक्रोस्कोपिक थोड़े ना है। एटम्स के लिए तो हम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फिजिक्स लेकर आते हैं जिसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो यहां पे एटम्स को वे करना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, इसलिए एटम्स को वे करने के लिए, उनका वजन जानने के लिए हमने एक डिफरेंट यूनिट निकाली। ठीक है, जो हम यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम्स, ग्राम्स, क्विंटल्स, टन्स, इसमें हम एटम को वे नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी भी चीज को वे करने के लिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप अगर किसी चीज को वे करो तो आप कैसे वे करोगे, आप वेइंग स्केल पे खड़े रहेंगे। ठीक है, हम वेइंग स्केल पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन यही बात मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आपको सब्जियां लेनी है, ठीक है, तो आप सब्जियों को कैसे खरीदोगे, आप उसको तराजू पे रखोगे और तराजू के बगल में आप एक रेफरेंस वेट लेते हो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 1 किलो, 500 ग्राम, 2 किलो वगैरह वगैरह। तो आपको किसी भी चीज को वे करना होता है तो आप किसी रिलेटिव टर्म्स में वे करते हो उसको, कि इसका वे अगर 1 kg है तो नंबर ऑफ पोटैटोज का वेट भी 1 kg होगा। ठीक है, टमाटर के नंबर्स का वेट भी 1 kg होगा। और यहीं से एक चीज और आती है कि आप मास को नंबर ऑफ एंटिटीज से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एक एटम को मैं लूं और उस एटम का मास मैं जानना चाहूं तो मेरे द्वारा यूज की गई यूनिट से मैं नहीं निकाल सकता, मैं यूज करूंगा वो यूनिट जो कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाके मुझे वेट की वैल्यू लाके दे दे। राइट, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस यूनिट चुनते हैं और उस रेफरेंस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ये यूनिट हमको एटम के मास के बारे में बताएगी। तो एटॉमिक मास यूनिट, या फिर मैं बोलूं एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हमको यूनिट जो चाहिए वो AMU है। और AMU होता क्या है, तो ये जो रेफरेंसेस चूज करने की जब बात आई थी तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले हाइड्रोजन आया था, कॉम्प्लिकेशंस, फिर ऑक्सीजन आया, कॉम्प्लिकेशंस, फिर बाद में आया कार्बन। तो कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसको हम बोलते हैं C12। ठीक है, कार्बन का C13 भी होता है, C14 भी होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, C12 का सैंपल लिया, C12 का सैंपल लिया। अब मैं आगे की बात थोड़ी पहले करना चाहता हूं आपसे। C12 का मतलब जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए, इसका मतलब क्या है कि कार्बन का ऐसा एटम जिसके अंदर क्या है, 12 न्यूक्लियॉन्स है। क्या है, 12 न्यूक्लियॉन्स, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो 12 न्यूक्लियॉन्स हैं जिस कार्बन के एटम के अंदर, जो हमने बाद में पता चला, लेकिन उस साइंटिस्ट के दिमाग में सोचो ये चीज आ गई थी। ठीक, तो कार्बन 12 जो है, अगर मैं उसका 1/12 पार्ट ले लूं
तो क्या मुझे यहां पे 1 न्यूक्लियॉन मिल जाएगा? पहली चीज, अगर मैं कार्बन 12 जिसके अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स हैं उसका 1/12 पार्ट ले लूं तो मुझे 1 न्यूक्लियॉन मिलेगा। अब अगर आप ये देखो कि जितने भी एटम्स पीरियोडिक टेबल में हैं उन पीरियोडिक टेबल के अंदर सभी का एक मास नंबर है और वो मास नंबर उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर है। तो अगर मैं किसी को ये बोलूं कि आप जो भी हैं आपके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है, अगर मैं आपको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। यहां पे आप हुआ एटम, रिलेटिव हुआ आपका कार्बन 12 का 1/12 पार्ट और जो रिजल्ट हुआ वो हुआ आपका वेट। बेसिकली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को एज अ रेफरेंस यूनिट मान रहे हैं, क्योंकि कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जो है वो क्या है, आपका 1 न्यूक्लियॉन है। तो अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? अगर मैं हाइड्रोजन एटम लूं तो हाइड्रोजन एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? एक प्रोटॉन, ठीक है, तो उसका एक न्यूक्लियॉन का मास हुआ। हीलियम के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 है। तो अगर मुझे उस नंबर को रिलेट करना हो मास से, तो मैंने क्या कहा, जो भी कार्बन 12 आइसोटोप का मास होगा अगर मैं उसको 1/12 ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 न्यूक्लियॉन, और इस 1 न्यूक्लियॉन को मैं क्या बोलूंगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया? तो ये रेफरेंस हम यूज करेंगे, हमारे तराजू के दूसरी तरफ AMU रहेगा और जिसका वे मुझे मेजर करना है वो एटम रहेगा, राइट? तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज 1 AMU। तो यहां पे हमने रेफरेंस क्या लेना है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, राइट? अब यहां से मैं क्या करूं कि एक कार्बन 12 एटम का मास निकाल लूं। एक कार्बन 12 एटम का मास कितना है, ये आपके सामने। कहां से आया, मास स्पेक्ट्रोमीटर या जो भी टेक्नोलॉजी हो, हमें इसके एक एटम का मास पता लगा। अब मुझे क्या बोला गया है कि जब आप इसका 1/12 पार्ट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 न्यूक्लियॉन। तो 1/12 पार्ट मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू, आपने क्या कह दिया, 1 न्यूक्लियॉन का मास, और उसको अपन ने क्या डिराइव किया था, 1 AMU। तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, इतनी वैल्यू आएगी। समझ में आ गई बात? तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.660 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो हमें एक एंटिटी मिलती है कि जब ये न्यूमरेटर में 10 की पावर -24 है तो इसको डिनोमिनेटर में जब ले लिया तो ये नंबर आएगा। ये नंबर बड़ा काम का नंबर है, ठीक है, इस नंबर को हमें ध्यान देना है। 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑफ ग्राम्स लिख दिया, इसको डिनोमिनेटर में ले लिया, और इस नंबर को हमने क्या बोला, हमने इसको बोला Na। ये बाद में जाके कहलाएगा अवोगाद्रो कांस्टेंट, यानी कि हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, 1/Na ग्राम इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। इस AMU को पहले AMU कहा जाता था, बट अगर मैं बात करूं कि एटम ही थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है दुनिया में, मॉलिक्यूल भी करते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी करते हैं, ठीक है, तो हमने उसकी जगह पे क्या कर दिया, U लगा दिया। तो आप AMU बोलो तो भी गलत नहीं है, U बोलो तो भी गलत नहीं है, दोनों बोल सकते हो, राइट? अब देखो यहां पे 1 AMU जो था, ठीक है, अभी हमने लिखा था 1 AMU, ये आपका 1 AMU आपने लिया था 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको आपने क्या कहा था, 1/Na ग्राम्स। तो यहां पे 1 AMU 1/Na ग्राम हुआ, तो 1 ग्राम कितना हुआ, NaAMU। समझ में आ गई बात? यहां से क्या चीज देखने को मिली, एक चीज और देखने को मुझे मिली कि 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम, और उसी को यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई Na और AMU, एक AMU को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि अगर मैं एक न्यूक्लियॉन लूं, हमने क्या कहा, C12 12 न्यूक्लियॉन, उसका 1/12 1 न्यूक्लियॉन, तो अगर मैं यहां से 1 न्यूक्लियॉन को Na से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वो 1 न्यूक्लियॉन जो है वो 1 ग्राम में आ जाएगा। यानी अगर मैं 4 न्यूक्लियॉन को Na से मल्टीप्लाई करूं तो 4 ग्राम आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये जो नंबर Na जो मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना।
अगर मैं मान लेता हूं ऑक्सीजन ले लेता हूं मैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 16, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो मैं 16 न्यूक्लियॉन को अगर Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 16 ग्राम। क्या मैं 16 AMU मेजर कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं 16 AMU मेजर कर सकता हूं? नो। बट क्या मैं 16 ग्राम मेजर कर सकता हूं? यस। समझ में आ रही बात? ध्यान देना इस चीज पे कि एक न्यूक्लियॉन को Na से मल्टीप्लाई किया तो 1 ग्राम, इसी तरह 2 न्यूक्लियॉन को Na से मल्टीप्लाई करूं तो 2 ग्राम। इसका मतलब मैं 3 न्यूक्लियॉन को मल्टीप्लाई करूं Na से तो 3 ग्राम। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या किया, हमने इस AMU का एक तोड़ निकाला कि जो एंटिटी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वे करती है उसको मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अगर मैं वे करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। और वो कॉमन फैक्टर क्या है? Na। और इसी को आगे जाके आपने क्या कहा? 1 मोल। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहीं से आपके मोल शब्द की उत्पत्ति हुई। तो हमारा जो वर्ड है अगला वो क्या है? मोल। मोल कहां से आया, कैसे आया, ये हमने देखा। तो एक मोल में कितने पार्टिकल है? 6.022। अब हर जगह इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपन 6.022 या कहीं कहीं 6.023 भी बोल देते हैं, इंटू 10 की पावर 23, जिसको हम बोलते हैं क्या? Na पार्टिकल्स। ये Na क्या है? ये सोडियम नहीं है, सोडियम में स्मॉल a होता है, सोडियम से कंफ्यूज मत होना। ये क्या है? Na। और इसको एक फेमस साइंटिस्ट अमीरो अवोगाद्रो के नाम से जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं अवोगाद्रोस कांस्टेंट, राइट। तो अवोगाद्रोस कांस्टेंट इतना बड़ा नंबर है जिसको आप वर्चुअली इमेजिन नहीं कर सकते। आई मीन रियलिटी में इमेजिन नहीं कर सकते, वर्चुअली तो आप इमेजिन कर सकते हो। यानी कि ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद आपके कॉपी की एक लाइन में ना आए, ठीक है, अनलेस आपकी स्पेलिंग बहुत छोटी है, ठीक है, आप बहुत छोटा छोटा वर्ड लिखते हो। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये जो नंबर है ये किसके बराबर है? 1 मोल। अब यानी कि इसको हम क्या यूज कर सकते हैं? इसको एज अ नंबर के यूनिट्स में काउंट कर सकते हैं। जैसे अपना डजन होता है तो आप डजन को कलेक्टिव टर्म में बात करते हो। जैसे 12 का एक हमारे पास नंबर है तो 12 के एक समूह को आप क्या बोलोगे? 1 डजन। इसी तरह इतने पार्टिकल्स के समूह को आप क्या बोलोगे? 1 मोल। अब आप खुद सोचो, क्या दुनिया में जो हम चीजें देखते हैं जैसे पेंसिल, चेयर्स वगैरह वगैरह, ये सब चीजें क्या कभी भी इतने अमाउंट में आप देख सकते हो? क्या इतनी सारी चीजें होती हैं? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इतनी बड़ी चीजों का कैलकुलेशन सीमित रह जाता है बहुत छोटी चीजों के लिए, यानी कि एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। हम इससे सब कुछ मेजर कर सकते हैं, बट कन्वीनियंस क्या है कि मैं इसको मेजर करूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स के लिए, राइट। तो इसको हम अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, जैसे कि अपन डिस्कस कर चुके हैं। अवोगाद्रो नंबर क्या है? अवोगाद्रो नंबर ये नंबर है। और ये नंबर क्या है? हमारे पास एक न्यूक्लियॉन, उसमें जितने Na पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उन Na पार्टिकल्स, ये अवोगाद्रो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, उतने पार्टिकल्स ले लूं जितने एक न्यूक्लियॉन का मास है, और वो जो पार्टिकल अगर Na है तो हमारे पास मास जो आएगा वो क्या आएगा? 1 ग्राम में। तो देखो, अगर मैं आपसे पहले मैंने बोला कि 1 न्यूक्लियॉन को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 1 ग्राम आ जाएगा। ये 1 AMU था ना, 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक। तो 1 AMU को Na से मल्टीप्लाई किया तो 1 ग्राम आया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 12 AMU लूं इंटू Na तो ये 12 ग्राम आएगा। समझ में आ गई बात? तो 12 AMU को Na से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 12 ग्राम। और 12 AMU बोले तो 12 न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, जिसको अपन न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो 12 न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन दोनों का सम 12 है ना। उसके अगर मैं कितने एंटिटीज ले लूं, Na एंटिटीज ले लूं, तो मेरे को जो मास मिलेगा 12 ग्राम। यानी कि मैं बोल सकता हूं 12 ग्राम। और 12 न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन किसके अंदर रहते हैं? C12 के अंदर। तो अगर मैं C12 का 12 ग्राम ले लूं, अगर मैं C12 का 12 ग्राम ले लेता हूं तो मेरे को कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? Na। हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले लेता हूं तो कितने मिलेंगे? Na। हीलियम का 4 ग्राम ले लेता हूं तो कितने मिलेंगे? Na। ठीक। तो यहां से हमारे पास क्या निकल कर आया? बड़ा यूनिट और छोटे यूनिट के बीच का
कंबाइनिंग फैक्टर, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अवोगाद्रोस नंबर। समझ में आया? बड़ा कन्वीनियंट तरीका है, सभी के बारे में एक चीज बताता है। ठीक, यहां पे एक टर्म लिख रहा है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास, और इससे पहले हमारा एटॉमिक मास यूनिट था, उसके बीच में एक छोटा सा पार्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्चुअली में वो एटॉमिक मास यूनिट ही था। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास। ठीक है, किसमें? AMU में। तो अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो 1 AMU होता है। ठीक है, हीलियम 4 AMU, या फिर आप U भी बोल सकते हो। ठीक है, कार्बन आपका 12 AMU, सोडियम आपका 23 AMU एंड सो ऑन। तो ये क्या है? आपके एटॉमिक मास है। एक एटम का मास क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास की जब अपन बात करते हैं तो यहां पे वर्ड आता है ग्राम। और ग्राम क्या है? ग्राम तो वो यूनिट है जो हम यूज करते हैं। तो हम किस में यूज करते हैं? ग्राम्स में। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या यूज करता है? AMU या फिर U। तो हमने इसको रिलेट कर दिया। तो हम जब मेजर करेंगे तो हम एटॉमिक मास नहीं, हम ग्राम एटॉमिक मास मेजर करेंगे। हमारे लिए सहूलियत किसमें है? ग्राम एटॉमिक मास में। तो सहूलियत हम देखेंगे तो हम ग्राम एटॉमिक मास किसको बोल रहे हैं? कि आपके पास Na पार्टिकल्स का जो भी मास होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। और Na पार्टिकल को हमने क्या बोला था? 1 मोल। तो 1 मोल एटम्स जो है उसको अगर अपन ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको क्या कहलाएंगे? हम ग्राम एटॉमिक मास। यानी ग्राम एटॉमिक मास क्या क्या है? 1 ग्राम एटम, ये नया वर्ड है। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? ग्राम एटम का मतलब भी मोल ही होता है, राइट? मास ऑफ 1 मोल, क्योंकि 1 मोल और 1 ग्राम एटम एक ही बात है। ठीक है, 1 मोल Na एक ही बात है। ठीक है, Na और 6.022 इंटू 10⁻23 एक ही बात है। तो किसी भी एटम का इतने पार्टिकल का मास ग्राम्स में ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, राइट? क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। अब इसी को अगर अपन क्लियर करना चाहें, ठीक है, कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या बला है, तो हमको यहां पे एक टेबल देखनी है। जैसे हमने 3 एग्जांपल लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU और हाइड्रोजन का 1 AMU। यानी इसके अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स हैं, इसके अंदर 14 न्यूक्लियॉन्स हैं और हाइड्रोजन के अंदर 1 न्यूक्लियॉन है, राइट? रिलेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आपका C12 का 1/12 पार्ट। तो कार्बन का जैसे 12 AMU है, ठीक है, रिलेटिव टू C12 का, आपके C12 का 1/12 पार्ट, इसको अपन बोलेंगे रिलेटिव। तो ये AMU से AMU गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट? तो आपके पास क्या आया? 12। तो इसको अपन रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। तो वही यूनिट रहेगी, सॉरी आपका वही मैग्नीट्यूड रहेगा, यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट ये क्या रहेगा? यूनिटलेस रहेगा। अब आ जाओ ग्राम एटॉमिक मास पे, जो अभी हमने डिराइव किया। हमने क्या कहा कि आपके 12 AMU को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 ग्राम मिलेगा, क्योंकि 1 AMU इंटू Na इज 1 ग्राम। तो यहां पे 12 AMU 12 ग्राम में कब हुआ? जब अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया? Na। यानी कि Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास कहलाया वो क्या कहलाया? ग्राम एटॉमिक मास। तो उस लिहाज से ये 12 ग्राम, ये 14 ग्राम और ये 1 ग्राम, ये रिलेशन आ गया एटॉमिक वर्ल्ड और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बीच। समझ में आ गई बात? ये हमारी कन्वीनियंट यूनिट है, हम इसमें मेजर करेंगे, तो इसलिए हमने डिराइव किया है क्या? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें पता है कि हर एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में Na पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देखेंगे? जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास क्या है? 4 AMU या 4U। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। आयन का 56U और क्रोमियम का 52U। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके 4 AMU 4 ग्राम कितने पार्टिकल्स के लिए? Na पार्टिकल्स के लिए। तो ये तो Na पार्टिकल्स का मास है, यानी कि इसके 1 मोल का मास है। ठीक है, 1 मोल में कितने एटम्स? Na। अब देखो 16U यहां पे इसका एटॉमिक वेट है, तो 16 ग्राम में कितने होते हैं? Na, लेकिन ये तो 12 ग्राम है। ठीक है, तो क्या हुआ? Na से कम, इसमें Na और इसमें Na से कम, तो ये रेस से बाहर आ जाओ। आयन में, आयन का 56U है, तो 56 ग्राम में क्या रहेंगे? Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 56 ग्राम में Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर है तो ये तो 14 ग्राम है, यानी कि उससे और कम, तो ये भी बेचारा रेस से बाहर। इधर आ जाओ क्रोमियम में,
क्रोमियम में देखो आपके पास क्या है 52U। अब मुझे इसको किस में लेना है, ग्राम्स में। तो 52U का 52 ग्राम जब लेंगे तो कितने पार्टिकल्स के लिए लेंगे, Na, लेकिन ये तो कितना दिया हुआ है 26, राइट, तो ये तो और कम हो गया। तो बाकी सारे 1 मोल से कम है, 1 मोल में सबके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, बराबर। तो ये सब के सब 1 मोल से कम है। हीलियम एग्जैक्टली 1 मोल है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके पास रहेंगे, हीलियम के पास। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें, एक कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक मासेस का, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ग्राम एटॉमिक मास का। लेकिन जब कभी आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़ोगे, तो जो प्रॉब्लम आई थी मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के साथ वो ये आई थी कि आइसोटोप्स को कहां पे धकेलना है, आइसोटोप्स को कहां पे रखना है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स की फिटिंग के लिए मेंडलीव की जगह कम पड़ गई, क्योंकि मेंडलीव ने तो मास से क्लासिफाई किया था, ठीक है। यानी कि आइसोटोप्स डू एग्जिस्ट, और जब ये एग्जिस्ट करते हैं और आपको इनको एक ही स्लॉट में, जो बाद का क्लासिफिकेशन तो एटॉमिक नंबर का हुआ, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटोप्स में, तो आपको जब उसको फिट करना है तो आप क्या लोगे, इंस्टेड ऑफ अलग अलग आइसोटोप के लिए अलग अलग जगह आप निकालोगे एवरेज एटॉमिक मास। तो उसी के लिए हम यहां पे क्या देखने वाले हैं, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, राइट। द एटॉमिक वेट ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इज फ्रैक्शनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप, जबकि एटम फ्रैक्शनल नहीं होता। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में हम जब देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो 35.5 लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या, कि उसके पास 35 न्यूक्लियॉन्स है प्लस आधा न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन के टुकड़े अरे भाई नहीं होते, इसीलिए आइसोटोप्स की वजह से उसका मास जो लिखा रहता है उसको अपन बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, कि उसका जो भी परसेंटेज अबंडेंस है, ठीक है, जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सबके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके अगर हम उसको ऐड कर दें, उसका सम कर दें और डिवाइड बाय 100 कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक वेट। इसका एग्जांपल हम ले चुके हैं यहाँ पे, क्लोरीन 35 75% अवेलेबल है और क्लोरीन 37 25% अवेलेबल है। तो क्या करना है, इसका परसेंटेज इसका मास, इसका परसेंटेज इसका मास डिवाइड बाय 100। तो इसका परसेंटेज इसका मास सेम फॉर 37 ऑल्सो, डिवाइड बाय 100 यू विल गेट 35.5। तो जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो वो क्या देखते हो, एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो तीनों के तीनों एक साथ थोड़ी फिट करते हैं, हम उनका एवरेज लेते हैं, राइट। ये हुआ हमारा एवरेज एटॉमिक मास। फिर जब बाद में पता चला कि भाई एटम्स कंबाइन करते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक ये था कि एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ए और ए मिलके मॉलिक्यूल बनाए, बी और बी मिलके मॉलिक्यूल बनाए, सी और सी मिलके मॉलिक्यूल बनाए, या फिर आप ये भी बोल दो कि ए और बी मिलके मॉलिक्यूल बना गए, राइट। तो यहां पे आप देखोगे कि कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ बॉन्डिंग पे मत जाना, ये डबल, ये 2 बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उस केस में हम एटॉमिक मास ना लेके मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास कुछ भी नहीं है, एटॉमिक मासेस का सम है। जैसे N2 है तो N2 में 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, तो दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन में कितने एटम्स है, 2, हर एक का कितना 16, तो कितना हुआ 32 AMU। अब AMU में एटॉमिक मास वर्ड आता है, ये तो मॉलिक्यूलर मास है, इसलिए उस एम्बिग्युइटी को भी दूर करने के लिए हमने क्या ले लिया, U। HCl में 1 और 35.5, ठीक है, तो 36.5 हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का और 4 एटम आपके ऑक्सीजन के। कलेक्टिवली इसकी वैल्यू कितनी हुई, 98 AMU। समझ में आ गई बात। तो आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मासेस को ऐड कर देना है, आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब ये टर्म आता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किस बला का नाम है? फॉर्मूला मास बेसिकली वहां आता है जहां पे आपके फॉर्मूला यूनिट्स हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स। जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो एक तरीके का आयनिक कंपाउंड है। तो उसके पास जो पार्टिकल्स का फॉर्म होता है वो ना तो एटम होता है ना मॉलिक्यूल होता है, वो चार्ज्ड एंटिटीज हैं। जैसे NaCl जो है, Na प्लस आयन और Cl माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे बनने वाला कोई फॉर्मूला यूनिट है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ना तो एटॉमिक मास ना मॉलिक्यूलर मास, हम सीधा सीधा यूज करते हैं फॉर्मूला मास, राइट। तो केमिकल फॉर्मूला जो होता है इनका, फॉर्मूला यूनिट्स का, उनके जो
कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस या पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं के मास को जोड़ दो। जैसे मैं आपसे बोलूं Na और Na+ में क्या डिफरेंस है, इसका मास भी 23U है, इसका मास भी 23U है। Cl इसका 35.5 है U और Cl- इसका भी 35.5U है। समझ में आ गई बात? तो देखो आयन बनाने पे मास बदलता है कि आयन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने से। ये तो मास तो क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर स्टफ्ड है वो है एटम का मास। तो न्यूक्लियस को छेड़ा नहीं आपने तो मास में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि 23, 23, 35, 35। तो जो यूनिट्स हैं इनके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, उनके एटॉमिक मासेस को आप ऐड कर दो तो आपको फॉर्मूला यूनिट मास मिल जाएगा, क्योंकि उसके एटम और उसके आयन के मास में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मासेस को जोड़कर, राइट। तो यहां पे K2SO4 है, तो K2SO4 मिला है 2 K+ आयन से, तो 2 K+ आयन प्लस आपका SO4 -2, तो ये हुआ आपका SO4 -2 और ये हुआ आपका K+। SO4 -2 में क्या है, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। सिंपली आपने इसको ऐड किया, 174 आपका यहां पर वैल्यू आ गया, राइट। ये आपका टोटल K2SO4 का फॉर्मूला मास है। क्लियर? आगे बढ़े। ग्राम एटॉमिक मास जैसे है तो उसका भाई भी आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब क्या फर्क है ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर में, जैसे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है, वैसे ही ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, हम यहां पे क्या बोलेंगे, एटम्स के मास को आपने किस में एक्सप्रेस किया, U में। उसको आपने कहा एक एटम का, लेकिन अगर मैं 1 मोल एटम ले लूं यानी Na एटम्स ले लूं तो आप उसको क्या बोलोगे, ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल। तो ऐसे ही अगर एक मॉलिक्यूल है उसके Na पार्टिकल्स ले लिए हमने तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मास जैसे था उसको हम क्या बोल रहे थे, 1 ग्राम एटम्स, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास। इसी तरह 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास, इसी तरह आपके Na मॉलिक्यूल्स का मास, और इसी तरह 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास। ये चीज समझ में आई आपको। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक, कि आपके पास जब ये नंबर लिखा हुआ है तो ये नंबर किसी का भी हो सकता है, ये नंबर किसी का भी हो सकता है। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें आयंस भी हो सकते हैं, ठीक, और इसमें फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो एक चीज का आप खासा ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चंस करते वक्त आप बहुत गलती कर सकते हो उसमें, कि जब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मेरे पास 1 मोल एटम है तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एटम्स ऑफ दैट पार्टिकल। हमें एटॉमिसिटी पता है, हमें मॉलिक्यूल पता है कौन है, हमें फॉर्मूला यूनिट सब पता लग गया कौन है, हमें आयंस भी पता है कौन है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास 1 मोल एटम्स इन H, तो इसका मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ H। सिंपल। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोल एटम्स इन H2, तो जब आपके पास 1 मोल एटम्स है H2 के अंदर, तो 2 H के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल अगर बनाते हैं, ध्यान देना, अगर 2 H के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इतने एटम्स मिलकर कितने बनाएंगे, हाफ। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, हाफ मोल मॉलिक्यूल्स। किसके, जिसकी बात कर रहे हैं, कितना, क्या और किसका, ये 3 चीजों का ध्यान रखना। कितना में आपके नंबर्स, क्या में आपका एटम है कि मॉलिक्यूल है, और किसका, अगर हाइड्रोजन दिया हुआ है तो हाइड्रोजन। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 ग्राम एटम है H का, तो आपके पास कितने हैं, Na एटम्स। और अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 1 ग्राम H है तो आपके पास 1 ग्राम है, यानी कि ये हो गया मास का यूनिट
और ये हो गया मोल का। ग्राम किसको बताएगा? मास को। और ग्राम एटम किसको बताएगा? मोल को। इसी तरह आपका मॉलिक्यूल है, अगर ग्राम मॉलिक्यूल है तो उसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन मॉलिक्यूल बोलते ही क्या आ गया कि ये किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो अगर आपके पास एटम बोला हुआ है तो उसके मोल एटम्स, अगर मॉलिक्यूल बोला हुआ है तो उसके मोल मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? सिंपल सा लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जब इतने सारे मासेस आपने ले लिए, एटॉमिक ले लिया, मॉलिक्यूलर ले लिया, ग्राम एटॉमिक ले लिया, ग्राम मॉलिक्यूलर ले लिया, फॉर्मूला ले लिया, एक एक्चुअल मास भी होता है बट वो एक एटम के लिए होता है तो उतना रेलिवेंट यहां पर नहीं है। मोलर मास हमने क्या किया? सबको कलेक्ट करके एक कलेक्टिव टर्म दे दी, मोलर मास। मोलर मास का मतलब ही यह है। मोलर मास का मतलब क्या है? मोलर मास में वर्ड आता है मोल, और मोल का मतलब है कि मास ऑफ एक मोल। अब वो किसका है? किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। एक मोल सब्सटेंस का मास जो अगर अपन लेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं 1 ग्राम है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है, उसमें कितने हैं? Na, क्योंकि इसका एक mu इसका क्या है? एटॉमिक मास है। उसी को ग्राम में ले लिया तो कितने पार्टिकल्स के लिए हुआ? Na पार्टिकल्स के लिए। और इसको मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इन 1 मोल, तो ये हुआ इसका मोलर मास। इसी तरह 12 ग्राम कार्बन 1 मोल, तो ये क्या हुआ? कार्बन का 12 ग्राम 1 मोल। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पर मोल। तो यहां पे जो यूनिट हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। यानी कि पर मोल में आपका जो मास है ग्राम में, पर मोल यानी Na पार्टिकल्स का। तो जितने भी एटम, जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी फॉर्मूला यूनिट है, सबका मास अगर मैं लूं ग्राम में, उन्हीं के रिस्पेक्टिव Na नंबर ऑफ एंटिटीज के लिए, तो उसको हम कहेंगे क्या? मोलर मास। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास सिर्फ एटम्स के लिए है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए है, फॉर्मूला मास सिर्फ अपने फॉर्मूला यूनिट्स के लिए। तो इन सबको हमने कलेक्टिव करके एक नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि यूनिटी इज डाइवर्सिटी। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। 1 मोल सब्सटेंस बोल रहा है, ना कि एटम, ना मॉलिक्यूल, ना फॉर्मूला यूनिट्स। तो जैसे कार्बन 12 है तो कार्बन का कितना हुआ? 12 ग्राम पर मोल। ये आपका क्या हो गया? C12 का मोलर मास। इसी तरह वाटर में क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो कितना हुआ? 2 + 16 18 U। लेकिन ये क्या है? ये तो 1 मोल की बात कर रहा है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा? AMU की ग्राम्स? यहां पे ग्राम्स हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा मोलर मास हो गया। इसी तरह NaCl का कितना हुआ? 58.5 ग्राम पर मोल। इजी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पर मोलर मासेस को डिफाइन कर चुके हो, तो अब हम उस मेजरमेंट पे आते हैं जो कि मेजरमेंट केमिकल रिएक्शन में गैसेस के लिए काफी यूजफुल होता है। और उसको जानने के लिए हमारे पास यहां पर एक टर्म है, इसको हम कह रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ये ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या है, कैसे निकाला जाता है और इसकी उत्पत्ति क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या बोलता है? किसी भी गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल STP पे कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर कहां से आया, इसकी उत्पत्ति हम देखेंगे। STP कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, STP कंडीशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपका होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 बार। ठीक, देखो STP पे हाइड्रोजन की डेंसिटी हमको पता है कितनी होती है, हाइड्रोजन गैस की इतनी होती है। ठीक है, ये डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि इतना ग्राम, ठीक है, हमने 8-9 तक लिख दिया, आगे का नहीं लिखा। इतना ग्राम H2 का 1 ml ऑक्यूपाई करता है कहां पर? STP पे, राइट। तो 1 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा? इतना ml, राइट। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 2 mu। 2 mu क्या है उसका? मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास क्या हो गया? वही वैल्यू ग्राम्स में, राइट। तो 2 ग्राम अपना क्या है? H2 का 1 मोल है, और 1 मोल है तो 2 ग्राम
ऑफ H2 यानी 1 मोल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस मच ऑफ वॉल्यूम इंटू 2। तो यहां से जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आई 22400 ml, यानी कि H2 गैस का किसी फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे जब आप 1 मोल ले रहे हो, जो 1 मोल क्या है, Na नंबर को डिनोट करता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, आपका Na पार्टिकल्स है। Na पार्टिकल्स का 2 ग्राम मास है, उसमें आपका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है 22400 ml है। 1000 से डिवाइड करोगे तो 22.4 लीटर्स आ गया। यानी कि यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल H2 at STP occupies 22.4 लीटर। अब आपने यहां पे STP बोल दिया है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि दूसरा STP मतलब सेम STP पे अगर मैं 1 मोल H2 की जगह पे O2 ले लूं तो क्या होगा, यहां पे हमारे को काम आएगा एवोगाद्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर, आपकी फिक्स टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर अगर आपके पास नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बराबर हैं तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे या नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे, राइट। तो यहां पे आपके पास जब आपने STP बोल के टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया तो आपके पास जब नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स होंगे तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स में इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स होंगे, राइट। यानी कि 1 मोल अगर मैं H2 का नहीं लेके सभी का ले लूं, जितनी भी गैसेस हैं कीपिंग STP, तो सबका वॉल्यूम सेम होगा, बिकॉज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट फिक्स टेम्परेचर प्रेशर हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस एट फिक्स टेम्परेचर प्रेशर विच इज STP हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम विच इज 22.4 लीटर। यानी कि 1 मोल अगर मैं सभी गैसेस का ले लूं सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन अगर वही मैं कंडीशन STP कर दूं तो सबका सेम रहेगा और उसकी वैल्यू भी अब मैं जान गया हूं कितनी है, 22.4 लीटर। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट STP। यानी कि मैं यहां पे बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, सब क्या रहेंगी 22.4 लीटर। ये बात आ रही है समझ में, बड़ी आसान सी चीज है। 1 मोल सभी गैसेस का STP पे क्या रहेगा 22.4। सर अगर STP नहीं है तो क्या करें, तब क्या करें, सारी दुनिया जगत की रिएक्शंस क्या STP पे होंगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपके पास STP नहीं है तो आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर की अलग वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ आपको हमेशा T गिवन रहेगा, हमेशा P गिवन रहेगा। नहीं है गिवन तो बोलेगा वो STP बोलेगा तो STP पे टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन और प्रेशर कितना है 1 बार। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से लगा के आप क्या निकाल सकते हो, 1 मोल के लिए वॉल्यूम निकाल सकते हो, सिंपल, ठीक है, नॉट रॉकेट साइंस। तो यहां पे इसको अपन क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। यानी कि 1 मोल पे कितना वॉल्यूम STP पे ऑक्यूपाई होगा उसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम विच इज 22.4। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस will weigh equal to its molar mass, already discussed, और उस मोलर मास में कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। सिंपल आ गया। लेकिन ये जो मोलर वॉल्यूम है ये सिर्फ गैसेस के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं होगा, राइट। तो STP कंडीशन में आपको ये दे रखा है 1 ATM 1 बार बोल सकते हो, कितना हो जाएगा 273 केल्विन और 1 ATM। आगे बढ़े, एक नया टर्म आया यहां पे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी सर हमने पढ़ा है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वेपर डेंसिटी भी क्या है, ये वेपर डेंसिटी डेंसिटीज का रेशियो है, ठीक है। और ये डेंसिटी कौन सी डेंसिटी है कि जिस भी गैसियस सब्सटेंस की आप वेपर डेंसिटी वर्ड बोलोगे उसकी डेंसिटी जो होगी विद रिलेटिव टू हाइड्रोजन का डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस और वेपर्स ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस। बात क्या कर रहे हैं, वेपर्स की, है ना। वेपर्स यानी गैसियस फेज में आपका सब्सटेंस रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं एक गैस को आप बॉर्डर पे जाके गर्मी वाली जगह पे मेजर कर रहे हो, ठीक है, आप ले गए उसको मान लो बीकानेर बॉर्डर पे ले गए, फिर आप ले गए उसको कहाँ पे, शिमला में, तो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हो गई। हमें सेम कंडीशंस रखनी है टेम्परेचर और प्रेशर की।
तो सेम टी और पी पे जब आप दो डिफरेंट गैसेस, एक गैस जिसका वेपर डेंसिटी आपने कैलकुलेट करना है, दूसरा आपका हो गया हाइड्रोजन, तो वेपर डेंसिटी क्या है, रेशियो है रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल, एट सेम टी एंड पी। देखो हमने क्या बोला, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी को अपन क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सेम वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपने लिया है सेम वॉल्यूम लेना है आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात। मासेस की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है लेकिन 1 मोल एक फिक्स क्वांटिटी है, समझ रहे हो मेरी बात को। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, मान लो मैं कार्बन ले रहा हूं, कार्बन का अगर मैं 1 ग्राम लूं, 2 ग्राम लूं, 3 ग्राम लूं, 4 ग्राम लूं, 5 ग्राम लूं, 6 ग्राम लूं, 12 ग्राम लूं, मासेस तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 12 ग्राम के लिए में कुछ खास बात है। क्या खास बात है कि कार्बन 12 का 12 ग्राम जो रहेगा उसमें 1 मोल रहेगा, यानी कि वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 1 मोल ले लूं, ठीक है, जैसे अपने को सर्टेन वॉल्यूम है तो n मॉलिक्यूल्स अगर मैं ले लूं तो नीचे भी n मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है। कैसे, जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल में सेम टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम विल हैव इक्वल पार्टिकल्स, तो इक्वल पार्टिकल्स विल आल्सो हैव इक्वल वॉल्यूम। तो अगर मैं 1 मोल ले लूं दोनों का, गैस का और H2 का, तो आपके पास दोनों में क्या रहेगा, एसटीपी पर 22.4 रहेगा, अदर देन एसटीपी, टी और पी फिक्स है तो वॉल्यूम जो भी रहेगा सेम रहेगा। तो अगर आपने n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय आपने जो वॉल्यूम लिया होगा, तो सेम n मॉलिक्यूल्स के लिए सेम टी और पी पे वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, तो v और v कट गया, सिंपली आपके पास क्या आ गया, मास, ठीक है। इफ n मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, और मान लो n मॉलिक्यूल्स को आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक, तो 1 मोल के लिए कितना हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक है, जो भी v रहा होगा वो अगेन यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, और H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2। यहां पे हमने वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि गैस नहीं पता, O2 है तो अलग, ओजोन है तो अलग, N2 है तो अलग, अमोनिया है तो अलग, तो यहां पे हम सिंपली क्या बोल देंगे, वेपर डेंसिटी उस गैस का मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, और यहां से मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब आप ये मत बोलना कि इसका मॉलिक्यूलर मास है तो उसको आपने बोल दिया AMU, यानी कि वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या AMU है, बिल्कुल नहीं। ये 2 जो है ये वेरिएबल नहीं है, ये नंबर नहीं है कोई, ये इसका मास है, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मास भी किसमें होता है, AMU, तो वो तो आपको वैल्यू पता थी, तो AMU से MU कट गया और वेपर डेंसिटी क्या आई, यूनिट लेस। और वैसे भी ये क्या है, डेंसिटीज का रेशियो ही तो है, और डेंसिटीज का रेशियो है तो रेशियो तो किसी भी चीज का क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो यहां से आपका मोलर मास और वेपर डेंसिटी का रिलेशन आ गया। यहां तक समझ में आया सबको, बड़ा इजी टॉपिक है, इजी गोइंग टॉपिक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ग्राम बोलेगा तो मास, और अगर ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल बोलेगा तो यानी कि वो नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। तो मेरे पास कितना है, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी मेरे पास क्या गिवन है, O2, ठीक है। O2 का कितना है, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। समझना इस बात को, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड मास, अब O2 का जो एटॉमिक मास है वो है 32U, रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 32, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो है 32 ग्राम, यानी 32 ग्राम में अपने पास क्या रहेगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो हाफ ग्राम मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, 32/2 16, तो आंसर क्या आया, 16 ग्राम। तो देखो यहां पे आपके पास जो आंसर आएगा मास का वो कितना आएगा, 16 ग्राम, राइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिंपली हमें पता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी 1 मोल, 1 मोल में कितना, Na मॉलिक्यूल, तो हाफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब हाफ मोल, और हाफ मोल में कितना, हाफ Na, और Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23/2, तो
तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.01 इंटू 10 की पावर 23, इतने आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये भी इजी, ये भी इजी। तीसरा अपन से वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो एक आपका जो कंडीशन दे रखा है, ठीक है, एक मोल के लिए कितना होता है 22.4, तो हाफ मोल के लिए 22.4 बाय 2 विच इज 11.2 लीटर्स। तो ये भी अपना क्लियर। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात आती है। हमारे पास जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने एक टॉपिक पढ़ा था एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है वो आप उसकी एटॉमिसिटी बोलेंगे। तो Na एटम्स की बात करें यहां पे, तो N एटम्स कितने हो गए 3.01 इंटू 10 की पावर 23। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, 2, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। सिंपल। ये यहां भी ना जाके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, जब हमारे पास हाफ ग्राम मॉलिक्यूल्स O2 का गिवन है, ठीक है, तो O2 में एटम्स कितने हैं, 2, तो हाफ ग्राम मॉलिक्यूल को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल एटम्स, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 mu, तो 1 मोल मतलब Na, तो 1 mu को Na से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ग्राम आता है, तो 16 mu को Na से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 ग्राम। तो 1 मोल में कितने हैं 16 ग्राम, 16 ग्राम का मास कितना, I mean 16 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, एटम्स कितने, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द मास एंड वॉल्यूम इन 1/4 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब 1/2 था, 1/4 हो गया, हम डायरेक्ट करेंगे 1/4 मोल है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्या निकालना है मास। तो 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का होता है 32 ग्राम, ठीक, तो 32 ग्राम कितना 1 मोल, तो 1/4 मोल 32/4 8 ग्राम। 1 मोल 32 ग्राम O2 का वॉल्यूम कितना हुआ एसटीपी पे 22.4 लीटर। कहां पे, एसटीपी पे, एसटीपी पे 22.4 है, इसका मतलब कि आपके नॉन एसटीपी पे कुछ और होंगे, बट यहां पे कंडीशन तो हमको क्या रखनी है, एसटीपी रखनी है। जैसे कुछ गिवन नहीं है तो अपन यहां पे क्या मानेंगे, एसटीपी मानेंगे। तो O2 22.4 लीटर एसटीपी पे है, राइट, किसका 1 मोल का, मेरे पास कितने हैं 1/4 मोल, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, यह आएगा आपका 5.6 लीटर्स एट एसटीपी। आप खुद एक बात यहां पे सोचना कि यहां पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो एसटीपी माने क्या, सर एसटीपी क्यों माने, तो कोई टेम्परेचर प्रेशर भी कहां गिवन है, तो ऐसे सिनेरियोज में आप क्या करेंगे, एसटीपी मानकर काम करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, राइट। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये मोल्स का हम कैलकुलेशन कैसे करें। हमने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ये सब बता दिया। ठीक है, सबको कैलकुलेट करना, सबको जानना हमने, कैसे समझना है, कैसे इनको ऑपरेट करना है, एक मोल की वैल्यू क्या होती है, Na पार्टिकल्स किसको बोलेंगे, Na पार्टिकल्स में मास कितना होगा, ये सब ठीक है। बट हम एक शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला चाहते हैं, जब भी हमें मोल निकालना हो या मास निकालना हो, मोल निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, मोल निकालना हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो। पहली चीज, हम हमेशा ये बोलते हैं कि एक मोल, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे मोल, हम हमेशा बोलते हैं एक मोल। मोल जैसा कुछ नहीं होता। जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी लोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंस होता है यूनिट के साथ, उसकी सिर्फ यूनिट का कोई लॉजिक नहीं होता। तो यहां पे 1 मोल की वैल्यू है Na, मोल की वैल्यू Na नहीं है, मोल तो यूनिट है। 1 मोल स्टैंड्स फॉर Na, 1 मोल एट STP स्टैंड्स फॉर 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, एनी एलिमेंट, एनी स्पीसीज, इट्स मास इन ग्राम्स। फॉर हाउ मच पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स के लिए, Na पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो इन सबको हम एक शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला में पिरो के देखना चाहते हैं, और उसी के लिए अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल को कैसे कैलकुलेट करना हम सीखें। तो यहां पे हम मोल की कैलकुलेशन सीखेंगे। सिंपली कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो क्या करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको अवोगाड्रोस कांस्टेंट
या फिर Na से डिवाइड कर दो। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं कि जब कभी भी अवोगाद्रो कांस्टेंट के बराबर पार्टिकल्स हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे, राइट। तो अगर 1 पार्टिकल है तो उसको क्या बोलेंगे, 1/Na मोल, राइट। तो अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, ठीक, तो n पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, n/Na, इतने मोल हो जाएंगे, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रोस कांस्टेंट। समझ में आया कैसे। नेक्स्ट हम देखते हैं गिवन मास से, वही हम कहते हैं कि अगर सपोज हम मोलर मास को mw से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मोलर वेट इन ग्राम्स स्टैंड्स फॉर 1 मोल, तो 1 ग्राम स्टैंड्स फॉर 1 मोलर वेट, ठीक। तो अगर मुझे कोई w ग्राम्स गिवन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, w/mw मोल, राइट। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे, सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस किसमें, ग्राम्स में, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, तो ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल, ऑटोमेटिकली यूनिट किसकी आ जाएगी, मोल की, ठीक। तीसरा एनालिसिस है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पे सॉलिड और लिक्विड मत ले लेना। सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम के कैलकुलेशन के लिए डेंसिटी चाहिए, राइट। तो यहां पे हमें क्या है, वॉल्यूम से निकालना है, और वॉल्यूम को डायरेक्टली हम मोल से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, नंबर ऑफ स्पीसीज से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गैसेस के एनालिसिस में अगर कहीं आपको वॉल्यूम दे रखा है तो उससे शॉक मत होना, क्योंकि वॉल्यूम के कैलकुलेशन से हम गैसेस का एनालिसिस भी करते हैं। उस ब्रांच को हम बोलते हैं यूडोमेट्री, वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक। तो यहां पे हम मोल निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4, क्योंकि ऊपर एसटीपी तो नीचे भी एसटीपी। ऐसा नहीं किसी गैस का एनालिसिस किसी दूसरी टी और पी कंडीशन पे है तो अदर टी और पी कंडीशन पे उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, राइट। तो अपन एसटीपी पे जो वॉल्यूम गिवन है उसको डिवाइड बाय 22.4 कर दोगे तो आपके मोल आ जाएंगे। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एसटीपी पर 22.4 लीटर जो है वो 1 मोल के बराबर होता है, तो 1 लीटर 1/22.4 मोल के बराबर होगा, यानी V लीटर्स V/22.4 मोल हो जाएगा। यानी यहां पे हम क्या बोलेंगे, V लीटर्स अपॉन 22.4 आपको क्या दे गया, मोल दे गया। अब ये तो क्या हुआ, मास का अलग से मोल निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अलग से मोल निकाला, वॉल्यूम का अलग से मोल निकाला। अगर मुझे किसी का मास गिवन हो और मुझे वहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, क्या मैं किसी के मास से डायरेक्ट नंबर ऑफ वॉल्यूम एंटिटीज निकाल सकता हूं, या मैं किसी के वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूं। हमें डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उसको इजीली कैसे करना है उसके लिए एक कॉमन जंक्शन है मोल। जैसे मास से वॉल्यूम निकालना है तो मास से पहले आप मोल जाओ, मोल से वॉल्यूम जाओ, लेकिन आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को। उस कॉम्प्लिकेशंस को इजी करने के लिए हम यहां पर लेकर आए हैं ये डायग्राम, ठीक है। इसको कहीं कहीं वाई मैप भी बोला जाता है, ठीक है। नाम दे दिया, नाम दे दो, कुछ भी दे दो, अलास्का बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर कि मोल्स इन तीनों के लिए कॉमन है। जैसे अगर मुझे मास दिया हुआ है तो मास से मोल कैसे निकालते हैं, मैं आपसे बोलूं मास से मोल कैसे निकालते हैं, भाई जो भी मास गिवन है उसको मोलर वेट से डिवाइड कर दो, ठीक। तो देखना, वेट को अगर मैं डिवाइड कर दूं मोलर वेट से तो मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, मोल्स की तरफ। वेट को डिवाइड कर दूं मोलर वेट से तो मैं कहां जा रहा हूं, मोल्स। लेकिन अगर यहीं मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं मोलर वेट से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। यानी मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर मोलर वेट से या मोलर मास से तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये इंटरचेंजेबल है आपस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे मोल निकालने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na हम फॉर्मूला लेते हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मैं Na से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय Na, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोल। मुझे क्या मिल जाएगा, मोल। लेकिन अगर मैं यहां पे मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मैं मोल को मल्टीप्लाई कर दूं Na से तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, सिंपल। इसी तरह अगर एसटीपी पे मुझे वॉल्यूम दे रखा है लीटर्स में तो मैं डिवाइड कर दूं किससे, 22.4 से। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम दिया हुआ है और मैं मोल्स निकालना चाहता हूं तो वॉल्यूम ऑफ लीटर एट एनटीपी और एसटीपी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो क्या आ जाएगा, मोल, ठीक है ना।
और अगर उस मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 22.4 से, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। सिंपल। तो ये क्या है, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। अब मजेदार बात क्या है कि अगर मुझे किसी का मास गिवन हो और मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, वेट से मुझे कहां जाना है, वॉल्यूम पे जाना है। तो कैसे जाऊंगा, कोई कनेक्टिंग पाथ है क्या इनके बीच का, नहीं है, तो मुझे कहां से होते हुए जाना पड़ेगा, मोल से। अब मुझे मान लो वेट गिवन है, मान लो मुझे हीलियम का 8 ग्राम गिवन है, ठीक है। हीलियम के 8 ग्राम में एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले वेट को क्या करें, वेट को मोल निकालेंगे, मोल से फिर वॉल्यूम पे जाएंगे। तो वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, 8 को हीलियम के मोलर मास 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब हम कहां पहुंच गए, मोल। मुझे कहां जाना है, वॉल्यूम। फ्लो चार्ट को फॉलो करो, वॉल्यूम पे जाने के लिए क्या करना है, इंटू 22.4 इंटू 22.4, तो ये आ गया आपका 44.8 लीटर्स। अब मजेदार बात क्या है, हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम, 8 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, जब 4 ग्राम में 1 मोल है तो 8 ग्राम में 2 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, 22.4, 2 मोल का कितना होगा, 44.8। तो डायरेक्टली आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि 1 मोल Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस, कंडीशन एसटीपी एनटीपी, इनका क्या योगदान है, और इन्हीं सब का हम रीअरेंजमेंट करके एक चीज से दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द होल सोल समरी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल। समझ में आ गई बात। अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स। मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब है हमको क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। एंड मोल एटम्स, 56 लीटर ऑक्सीजन। क्या करना है, मुझे वॉल्यूम गिवन है 56 लीटर्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एटम तो एग्जिस्ट करेगा नहीं वॉल्यूम में, गैसियस ऑक्सीजन ही करेगी। तो ये किसकी बात कर रहा है, O2। मुझे क्या निकालना है, मोल मॉलिक्यूल्स, यानी कि मुझे मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए, ठीक है, अब यहां पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, STP, ठीक। तो मोल निकालने के लिए 56/22.4, ये क्या हो गए, मोल मॉलिक्यूल्स। सिंपल आंसर। ये क्या हुए, O2 के मोल्स। और अगर मुझे क्या निकालने हैं, ऑक्सीजन एटम के मोल, तो 56/22.4, ये हो गए क्या, मोल। और O2 में कितने एटम्स होते हैं, 2, तो ये आ गए अपने ऑक्सीजन के मोल, और ये आ गए ऑक्सीजन गैस के मोल। समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ग्राम अमोनिया कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो मुझे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल से वेट निकाल सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल से वेट निकालने के लिए हम रिकॉल करते हैं, मॉलिक्यूल से वेट निकालने के लिए क्या, कोई डायरेक्ट पाथ नहीं, मोल होकर। तो सबसे पहले मोल, तो 1.5 इंटू 10⁻22 अपॉन Na इंटू 10⁻23, ये Na की वैल्यू, ये क्या आ गया, N आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक। मैं मास कैसे निकालूं, मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल गया, मोल के बाद मास में कैसे जाते हैं, मोल से मास कैसे निकालते हैं, मोलर वेट से मल्टीप्लाई करके। और किसका मॉलिक्यूलर वेट लेना है मुझे, या मोलर वेट लेना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, अमोनिया का। अमोनिया का कितना होता है, 17। तो ये कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स हो गया, यानी 1/4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 17, तो अप्रोक्सीमेटली 4.25 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.425 ग्राम्स हो जाएगा। क्लियर, इतना ग्राम आपको अमोनिया मिलेगा इतने मॉलिक्यूल्स में। है ना मजेदार चीज, कि आप जहां पे इतने डरे हुए थे कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम वे कैसे करेंगे चीजों को, आज आप उसका ग्राम्स में हंसते खेलते बोर्ड पे कैलकुलेशन, अपने कॉपी पेन पे कैलकुलेशन कर सकते हो। दिस इज द ग्लोरी ऑफ साइंस विच वी हैव अचीव्ड सो फार। तो यहाँ पे हमें हर चीज का कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे मॉलिक्यूल हो, आयन हो, एटम हो। दिस वाज एन एग्जांपल। इसी तरह आप आगे और क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो आगे बढ़े। एक नया टॉपिक यहाँ पे आता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को जानने के लिए पहले हम ये सोचेंगे, हम ये देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बैक लेता हूं, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला को जानने के लिए हमको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि एक्चुअली ये है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है।
हम बात कर चुके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, हम बात कर चुके कि हम जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लोग हैं हम माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज को वे कैसे करें, ठीक है, हमने वो भी जुगाड़ निकाल लिया। अब हमें यह देखना है कि कोई भी एक एटम दूसरे एटम से जब कंबाइन करता है तो एक अफिनिटी होती है उसका, एक डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन करता है। कुछ कांस्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CO2 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 है तो उनके अंदर मास रेशियो डिफरेंट एंटिटीज का सेम होगा। तो हमें दो टर्म यहां पर देखनी है। वो दो टर्म क्या देखनी है कि एक तो जो आपका मॉलिक्यूल बना है उसके फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, और उस मॉलिक्यूल से एक और टर्म आएगी एम्पिरिकल, वो क्या होता है उसको समझेंगे। तो हमें ये तो पता है कि एटम्स एक फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं और इनके नंबर ऑफ एटम्स क्या रहते हैं उसके अंदर फिक्स रहते हैं। तो उन्हीं के रेशियो की कुछ उधेड़ बुन है यहां पर, ठीक है। तो हेडिंग में क्या देख रहे हैं अपन, सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, जैसे मैं आपसे बात करूं NH3, ठीक है, H2O2, CH4, C6H6, इनके अंदर जो डिफरेंट एटम्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है, राइट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला डिपिक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो। अब मैथ्स में एक चीज पढ़ते थे छोटी क्लास में, सिंप्लीफिकेशन में हम उनको तब तक काटते थे जब तक वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ना आ जाए, ठीक है। तो हमको किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स गिवन है उनके नंबर्स को तब तक कैंसिल करना है जब तक वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो ना आ जाए। जैसे NH3 है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं। इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो? बिल्कुल। 2:2 है तो 1:1। इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं। इसमें कर सकते हो 6 और 6 1:1। तो जो अपने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंच के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दे दे, उससे बनने वाले फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, यानी फॉर्मूला डिपिक्टिंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। समझ में आई बात, क्लियर। अब इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं एक बार, क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंटीग्रल मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला से, क्योंकि उन्हीं के रेशियोज में एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मिलेगा और एम्पिरिकल फॉर्मूला के ही रेशियोज में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच एक रिलेशन है जिससे हम क्या बोलते हैं, N। तो N क्या है, बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक N, यहां पे N मोल नहीं है, दिस इज नॉट मोल, नॉट मोल, ये मोल नहीं है, ये वो नंबर है, वो कॉमन फैक्टर है जो कि उसके मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म विच इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रेशियो विच इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिलेट करेगा, ठीक है। कैसे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी बेंजीन वगैरह का लिया था, ठीक है, और उसी तरह हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये H2O2, ठीक है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज इथेन, और ये आपका जो दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है CH3COOH, ठीक। अब देखो यहां पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर रेशियो कितना है, 2:2, 2:6 और 2:4:2। तो ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो डिपिक्शन है इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। और उसके सिंपलेस्ट रेशियो जब आप ले लोगे तो 2:2 सिंप्लीफाई होकर 1:1 आ रहा है, 2:6 1:3 आ रहा है और यहां पे 2:4:2 1:2:1 आ रहा है। यानी ये क्या हुआ, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। एक और एक H और O से, तो HO इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन सिंपलेस्ट, तो CH3 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। C2H4O2 2:4:2 सिंपलेस्ट रेशियो 1:1, तो CH2O इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। समझ में आया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके अगर आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लोगे तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। ये दोनों का रिलेशन है। अब देखो जैसे हमने यहां पर 2 से काटा था तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 2। इधर भी हमने 2 से काटा है तो कॉमन फैक्टर कितना है, 2, और इसमें कॉमन फैक्टर अगेन क्या है, 2। यानी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिल जाएगा,
अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिल जाएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला को इस कॉमन नंबर से, जिसको हमने n बोला, विच इज नॉट मोल, मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यही तो चीज है इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का रिलेशन। अब निकालते कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला? एक कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का। परसेंटेज बाय मास हम एक टर्म कैलकुलेट करते हैं। हमको परसेंटेज बाय मास का मतलब यह है कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है या कोई भी केमिकल एंटिटी आपके पास है, उनके पास में जो प्रेजेंट एटम्स हैं, जैसे NH3 है, NH3 के पास में जो प्रेजेंट एटम्स हैं वो क्या है? नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो उनका जो मास रेशियो है, वॉट एवर सैंपल साइज यू मे हैव विल बी ऑलवेज फिक्स्ड परसेंटेज। जैसे NH3 मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहां पे। जैसे NH3 है, NH3 में हमारे पास एक नाइट्रोजन का एटम है, तो मैं बोल दूं 14U, ठीक, हाइड्रोजन 3U, टोटल कितना हुआ? 17U। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ? हाइड्रोजन का मास 3U, 14U, सॉरी 14 नहीं, टोटल कितना है अपने पास? 17U इंटू 100, तो कितना आया? 300/17। ये चीज समझ में आई? ये इसका हाइड्रोजन का परसेंट हो गया किसके अंदर? एक मॉलिक्यूल, किसके अंदर? 1 मॉलिक्यूल के अंदर। इसी तरह अगर मैं एक मॉलिक्यूल ना लेकर इसी NH3 का क्या ले लूं? 1 मोल मॉलिक्यूल ले लूं, तो नाइट्रोजन कितना? 14 ग्राम और हाइड्रोजन कितना? 3 ग्राम, टोटल कितना हुआ? 17 ग्राम। अब देखो फर्क कहां आता है? 14 ग्राम। मुझे परसेंटेज अगर H निकालना हो सेम, कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का ग्राम, तो टोटल का भी किसमें? ग्राम इंटू 100, कितना आ गया? ग्राम से ग्राम गया, 300/17%। तो परसेंटेज सेम आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास जो फॉर्मूला यूनिट है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो आपके पास होल नंबर रेशियो का जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसमें परसेंटेज बाय मास, चाहे वो एक एंटिटी हो या NA एंटिटीज हो या फिर कोई और एंटिटीज हो, कितनी भी एंटिटीज गिवन हो, सबका परसेंटेज कभी चेंज नहीं होगा। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास परसेंटेज बाय मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये बात दिमाग में ठोक देना, ध्यान में रखना कि आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल का जो एलिमेंट उससे जिससे मिलकर वो बना हुआ है, उन एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय मास हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है। और यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो नहीं है सर, कि एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स रेशियो ऑफ देयर मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट विच यू हैव। तो आपके पास 1 टन हो, 1 किलो हो, 10 किलो हो, ठीक है, 100 किलो हो, 1 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, 1 AMU हो, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका मास रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो उसी की हेल्प से हम यहां पर क्या निकालना चाहते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। जब आपके पास 1 2 3 4 5 6 10 20 हजार लाख पार्टिकल्स दे रखे हो, हर एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास अगर कांस्टेंट रहेगा, तो परसेंटेज से मैं फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने अमोनिया लिया था तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद था या फिर उसका इंपेरिकल फॉर्मूला याद था। इंपेरिकल फॉर्मूला से अगर अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं तो वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी परसेंटेज से भी हम क्या निकाल सकते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। किसके अंदर? एक मॉलिक्यूल के अंदर। सर 1 मोल नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो। सर 2 मोल ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। सर 10 मोल ले सकते हैं क्या? वो भी ले सकते हो। लेकिन 1 मॉलिक्यूल की बात यह है कि 1 मॉलिक्यूल के अंदर मुझे उनके मासेस के बारे में पता है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 मोल में, जैसे 1 मोल में 4 ग्राम है तो 2 मोल में 8 ग्राम, फिर मुझे फालतू की कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए अपन स्टैंडर्ड क्या ले लेते हैं? 1 मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल, ठीक है। तो परसेंटेज बाय वेट निकाल लेते हैं हम 1 मॉलिक्यूल में, ठीक है। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है एक क्वेश्चन के फॉर्म में कि एक मॉथ रिपेलेंट है जिसका कंपोजिशन क्या है? 49% कार्बन, यानी उसके अंदर कार्बन एंटिटी कितनी है? 49%। ये क्या है?
ये बाय मास है। तो एक मॉथ रिपेलेंट है, उसके अंदर हमारे पास 49% क्या है बेटा, कार्बन है, 2.7% क्या है बेटा, हाइड्रोजन, और 48.3% बेटा क्या है, क्लोरीन। तो मुझे ये पता है कि ये जो फॉर्मूला होगा मॉथ रिपेलेंट वाला, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन होगा, राइट। सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको मान लेना है कि ये मासेस के फॉर्म में, जैसे अपन ने बोला पिछले अपने स्लाइड में देखा, देखो 49% कार्बन है, ठीक है, 2.7% हाइड्रोजन और बाकी 48.3 आपका क्या है, क्लोरीन है। तो ये टोटल कितना हो गया, 100%। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये ग्राम्स में भी हो गए, 49 ग्राम्स, 2.7 ग्राम्स और 48.3 ग्राम्स व्हेन द सैंपल साइज इज 100 ग्राम। तो ये पर 100 ग्राम में अपन ले लेते हैं, तो अपने परसेंटेज डायरेक्टली किस में आ जाएंगे, मास में। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर अपन, परसेंटेज को मैंने मास लिया, मास को अगर मैं उसके एटॉमिक वेट से, क्योंकि एटम ले रहा हूं सर, एटॉमिक वेट नहीं मोलर वेट बोलो, क्या फर्क पड़ता है, एटॉमिक वेट, एटम के लिए बात कर रहे हैं, एटम के लिए एटॉमिक वेट बोलो या मोलर वेट बोलो, नंबर चेंज होगा क्या सर, नंबर तो चेंज नहीं होगा। हीलियम का 4 mu होता है एक एटम का, और Na एटम्स का 4 ग्राम होता है, तो नंबर चेंज होगा क्या भाई, मैथमेटिक्स को क्या पढ़िए आप, यूनिट कौन सी ले रहे हो, अनलेस आपका नंबर सेम है। तो यहां पे एटॉमिक वेट बोल दो या मोलर वेट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट गिव्स एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कार्बन में 49% गिवन था, तो 49/12 कर दिया तो कितना आ गया, 4.083, यानी कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसमें, 4.083 मोल है पर 100 ग्राम में। 100 ग्राम सैंपल में कार्बन के मोल्स कितने हैं, इतने, ठीक। उसी तरह हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 100 ग्राम सैंपल में, 2.7, ठीक है। और तीसरा क्या था आपके पास, नाइट्रोजन, सॉरी क्लोरीन था, क्लोरीन कितना है 48.3 ग्राम था पर 100 ग्राम सैंपल में, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.36। अब क्या कोई एटम 4.083 इस फॉर्म में अवेलेबल होता है, 2.7 फॉर्म में अवेलेबल होता है, 1.36 फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका अगर मैं एटम्स ले लिए मैंने 100 ग्राम सैंपल में, तो उन एटम का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सोर्स इज। हम जानते हैं इसके अंदर अपने पास क्या रहेगा, जो भी हमारे पास बनेगा यही एटम्स के रेशियो रहेंगे। बट क्या एटम्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये एक्चुअल एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू है, नहीं, ये क्या है, ये एक 100 ग्राम सैंपल में उनके जो एटम्स हैं उनका रेशियो है। अब 100 ग्राम हो, एक मॉलिक्यूल हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ जो नंबर का रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। कितना भी सैंपल साइज लो, कहीं से भी लेकर आओ, इन नंबर्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम। बट क्या ये नंबर कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेंगे, तो हम इनको फ्रैक्शनल बनाने की, हम यहां पर फ्रैक्शनल बनाकर उनका यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर इनको इंटीजर फॉर्म में बनाना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको इसके नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में लेकर आए। उसके लिए जो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के ये अजीबोगरीब नंबर ऑफ एटम्स आए थे, इनमें जो सबसे लोएस्ट नंबर है विच इज 1.36, तीनों को उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय द मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो, ताकि आपको क्या मिल सके, सिंपलेस्ट रेशियो मिल सके। अब सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए वही सबसे कम किसका था, क्लोरीन का, तो रेशियो क्या आया, कार्बन क्या आया 3:1.98 को हम 2 बोल सकते हैं, और ये तो 1 आएगा इसे। तो हमारे पास क्या आया, C3H2Cl। क्या अब ये चमक रहा है, बिल्कुल चमक रहा है। कैसे, 3 2 1, भाई इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते ही एटम, डिविजिबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते ना, इंडिविजुअल फॉर्म में, नॉन डिविजिबल फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला कहलाता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। इफ द वैल्यू ऑफ सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इज फ्रैक्शनल देन रेज द वैल्यू टू द नियरेस्ट होल नंबर। हमें जरूरत पड़ी नहीं, तो हमने यहां पे क्या कर दिया, सूटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। तो सिंपलेस्ट रेशियो में हमको क्या मिला, 3:2:1। तो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ वो हुआ C3H2Cl। ये आपको आपका क्या मिल गया, उत्तर। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज है, क्लियर। एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H2Cl।
अब सवाल कि इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। जो भी आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, जैसे C3H2Cl था, इसका जो मास कहलाएगा, क्या इसका मॉलिक्यूलर मास? नहीं, यहां पे मॉलिक्यूलर मास नहीं, इंपेरिकल मास बोलेंगे। कैसे? कार्बन 12 3 36, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 35.5, ये जो वैल्यू होगी इसको हम बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और इस इंपेरिकल फॉर्मूला मास को अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं, कैसे? हमने कहा था एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम, जो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास है और जो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा। डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास बाय द इंपेरिकल फॉर्मूला मास एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। इस n की बात करें, अभी इंपेरिकल फॉर्मूला मास अपन ने निकाला, कितना आया? 73.5 आ रही है वैल्यू, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास उसमें गिवन था 147, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने एग्जांपल के फॉर्म में लिया था। तो यहाँ पे आपके पास n का वैल्यू कितना आ गया? 2। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? इंपेरिकल फॉर्मूला से। तो इंपेरिकल फॉर्मूला था C3H2Cl, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास? C3 इंटू 2 C6, H2 इंटू 2 4, Cl1 था इंटू 2 2, तो C6H4Cl2 आपका क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट इज दैट इजी ऑफ अ टॉपिक। क्लियर? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इंटर रिलेटेड है, हमने देख लिया है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 10.5 ग्राम कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेरे पास कार्बन है 10.5 ग्राम और हाइड्रोजन कितना है? 1 ग्राम। यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है वो बाद में देखेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या है मेरे पास? 10.5 प्लस 1 11.5 ग्राम, यानी 11.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन में 10.5 ग्राम कार्बन है और 1 ग्राम हाइड्रोजन है, क्योंकि मास क्या रहेगा? कंजर्व्ड। तो ये जो मास है वो टोटल आपके मॉलिक्यूल जो बनेगा उसके मास के बराबर होगा। और अगर उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 92 है तो आपने बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे मास गिवन है, हमने परसेंटेज को क्या बोला था कि 100 ग्राम के सैंपल साइज मान लो और उसमें उसको मास की वैल्यू अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डायरेक्टली मास गिवन है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर 92 है तो अच्छी बात है। 10.5 में 1 ग्राम अपना क्या हो गया? कार्बन। तो टोटल 11.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन हुआ, ठीक। तो यहाँ पे मोल निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इतने मोल, ठीक है। हमने किया था ना, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया था। इसी तरह H के लिए डिवाइड बाय इट्स मोलर मास 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे अपने क्या बनेगा? C 0.875 और H1, ठीक है। दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.875 इंटू 8, कहा था ना एक सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर निकल आएगा। तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8। तो आपके पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो कितना आया? C7H8। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया ये। अब यहां पे अगर आप इसका मास निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 12 7 84, 84 प्लस 8 कितना हुआ? 92। तो मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है वो है 92 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो है वो कितना है? 92। तो 92 बाय 92 कितना हो गया? 1। यानी कि जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या आया? C7H8, राइट। ये आपका आंसर हुआ। अब देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4% सल्फर, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम क्वेश्चन की तरह समझते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट रहता है उसका परसेंटेज बाय मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लॉन्ग पॉलीमर वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डायरेक्टली हम यहां पे बोलेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है, परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो
कि मॉलिक्यूलर मास जो है उसका अगर मैं कुछ परसेंटेज ले लूं, ठीक है, सपोज x% ऑफ मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास के बराबर है, ठीक है, एटॉमिक मास के बराबर है, और उसमें कितने एटम्स हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी हो गई। यानी कि मेरे को एक अननोन सैंपल है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का जिसका मास मॉलिक्यूलर मास में बोल रहा हूं, ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो उस पर्टिकुलर टाइप के एटम का मास है। जैसे बोलूं कि एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा और भी अपने एटम्स हैं, उसमें मान लेता हूं सल्फर है और उस पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक सल्फर है, तो एटॉमिसिटी 1 हो गई। भाई मिनिमम कितना एटम हो सकता है, मिनिमम एक तो होगा ही, सही, तो उसकी एटॉमिसिटी 1 हो गई। मान लो उसके अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो एटॉमिसिटी 2 हो गई और एटॉमिक मास हो गया नाइट्रोजन। तो वही चीज हमें यहां पे इस फॉर्मूले में पुट करनी है, चाहे तो आप ऐसे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो। जैसे बोल रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 4% सल्फर, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है कि एटॉमिसिटी हमको कितनी लेनी है, 1, यानी कि एटलीस्ट अगर उसके अंदर सल्फर है तो एटलीस्ट कम से कम कितना होगा, एक एटम तो होगा उस पूरे फॉर्मूले के अंदर। यानी कि अब मैं इसको एक बार इस फॉर्मूले से करेंगे, एक बार इस फॉर्मूले से करेंगे। देखो 4% सल्फर है तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो गया, 4, सल्फर का एटॉमिक मास 32 इंटू मिनिमम में 1, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास को m बोल देता हूं इंटू 100, ये हो गया, तो ये हुआ 4, 8, तो m आ गया यहां से कितना 800, यानी मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे करना चाहूं, मैं फॉर्मूला भी ना रटना चाहूं, मैं दिमाग लगाना चाहूं, तो ये बोलता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कुछ एक मॉलिक्यूलर मास है, वो फाइंड आउट करना है, उसके अंदर 4% सल्फर है, तो मैं बोल सकता हूं 4% ऑफ लेट से मॉलिक्यूलर मास m है, उसके अंदर क्या है, मेरे पास सल्फर है, और सल्फर का एक एटम है। कैसे पता चला, क्योंकि वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब एटॉमिसिटी 1, तो यहां से कितना आ गया, अगेन 4, 8, ये 100 उधर गया, तो m कितना आ गया 800। तो चाहे तो आप फॉर्मूला याद कर लो या अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आंसर आपका सेम आएगा 800।